हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में जानने वाले हैं। ये कंपनी कोको बटर इक्विवेलेंस में काम करता है। ये कंपनी इंडिया का इकलौता लिस्टेड कंपनी है जो कि इस स्पेस में काम करता है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ही हाई है। मतलब ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और मैनेजमेंट ने सेकंड टाइम फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर अपना जो गाइडेंस है वो बढ़ा दिया है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, कंपनी का Q3 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो अभी हम पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे वर्क करता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो कोको बटर इक्विवेलेंस बनाने का काम करती है। मतलब जो भी चॉकलेट कंपनीज होती है, FMCGs कंपनी होती है, उनको कोको बटर का नीड होता है, ठीक है, पर वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कोको बटर इक्विवेलेंस यूज करना अपने प्रोडक्ट में स्टार्ट कर दिया। तो उन्हें ये सस्ता भी पड़ता है और उनके मार्जिन भी अच्छे रहते हैं इस प्रोडक्ट से। तो ये जो कोको बटर इक्विवेलेंस है ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के सीड से बनता है। जैसे कि इंडिया में साल हुआ, मैंगो हुआ, कोकम हुआ, मोरा हुआ एंड अफ्रीका में जो शिया सीड है उससे ये कोको बटर इक्विवेलेंस बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्या करती है कि जो फॉरेस्ट होता है वहां से ये सारे सीड्स कलेक्ट करके लाता है, ठीक है। उसके बाद वो एक्सपोर्ट करता है और उनका जो रायपुर में एक प्लांट है उसमें वो भेजता है सारा, ठीक है। उसके बाद वो प्लांट में सब कुछ प्रोसेस करके वो कोको बटर इक्विवेलेंस बनाता है, एक्सोटिक फैट बनाता है, स्पेशलिटी फैट्स होता है और उसके बाद वो बटर बनाता है, ठीक है। और जो भी रॉ मटेरियल बचता है, मतलब जो वेस्ट होता है, वो इंडियन कैटल फीड इंडस्ट्री को वो सेल कर देते हैं। उससे भी कंपनी बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट करता है और जो भी कोको बटर इक्विवेलेंट, जो भी उनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनता है वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। इनके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो चॉकलेट इंडस्ट्री में है, कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में है, कॉस्मेटिक कंपनीज इसे यूज करती है। तो मतलब वेरिएंट्स ऑफ जो इंडस्ट्रीज है वो इनके प्रोडक्ट को यूज करती है। अभी हम कंपनी का ये जो रॉ मटेरियल है और टिल द एंड प्रोजेक्ट उसका जो सप्लाई चेन का नेटवर्क कैसे चलता है अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो जो इन काम में जो वर्कर होता है वो ट्राइबल वुमेन्स होते हैं और ट्राइबल मेन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट में जो वो सीड्स होते हैं उनको वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको प्री क्लीनिंग किया जाता है, उसके बाद वो डी शेलिंग किया जाता है। मतलब उस अगर कोई सीड से उसका जो शेल होता है वो निकाल देते हैं, उसके बाद फिर से उसको क्लीन किया जाता है और जो भी बचा हुआ जो सीड्स होता है उसको वो कलेक्शन सेंटर में भेज देते हैं। सेम जो प्रोसेस है वो अफ्रीका में होता है। वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है, जैसे कि वो क्लीन करते वक्त वो बॉइलिंग भी करते हैं, ठीक है। और सारा प्रोसेस सेम करके फिर वो कलेक्शन सेंटर में भेज देते हैं और फिर वो आखिरी में कलेक्शन सेंटर से वो रायपुर के वेयर हाउस में आता है। वहां से कंपनी का सारा आगे का जो वैल्यू एड प्रोडक्ट है वो प्रोसेस होता है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी की टोटल कैपेसिटी कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरस्टेरिफिकेशन का जो कैपेसिटी है वो 30,000 मैट्रिक टन पर एनम है। उसके बाद फ्रैक्शनेशन का जो कैपेसिटी है ये 40,000 मैट्रिक टन पर एनम है। उसके बाद ब्लेंडिंग स्टेशन एंड पैकेजिंग का जो कैपेसिटी है ये भी 30,000 मैट्रिक टन पर एनम है। उसके बाद सीड मिलिंग का जो कैपेसिटी है ये 90,000 मैट्रिक टन पर एनम है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन जो प्लांट है, हाँ, उसका भी कैपेसिटी जो है वो 90,000 मैट्रिक टन पर एनम है। उसके बाद जो रिफाइनरी है उसका कैपेसिटी है 45,000 मैट्रिक टन पर एनम। तो यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली ही एक और बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट उसी का देखने वाला है कि कंपनी ने क्या क्या कैपेक्स प्लान किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे न्यू कैपेसिटी लॉन्च करने वाली है। उसके लिए कंपनी ने प्रपोज किया है 460 करोड़ का, ठीक है। और कंपनी का ये कहना है कि ये जो सारा कैपेक्स है ये कंप्लीट हो जाएगा विद इन 2 to 3 years। मतलब आधा कैपेक्स जो है वो 1 से 2 साल में हो जाएगा और उसके बाद 2 से 3 साल में पूरा कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी ने जो कोको बटर
अल्टरनेटिव है, इसका कैपेसिटी सेटअप किया है इंडिया में ही, जिसका कैपेसिटी है 75,000 मैट्रिक टन पर एनम। उसके बाद कंपनी ने एक न्यू फ्रैक्शनेशन का जो प्लांट है उसको सेटअप किया है, उसका भी जो कैपेसिटी है ये 75,000 मैट्रिक टन पर एनम ही है। उसके बाद कंपनी ने एक न्यू रिफाइनरी लगाया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, उसका जो कैपेसिटी है ये 90,000 पर मैट्रिक टन पर एनम है। और जो न्यू प्रोसेसिंग फैसिलिटी एक और सेटअप किया है, ये अफ्रीका में है, बुर्किना फासो करके वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे कंपनी ने ये कैपेक्स मतलब ये फैक्ट्री सेटअप किया है, इसका भी कैपेसिटी है 90,000 मैट्रिक टन पर एनम। तो यहाँ पे अब पहले जो 3 कैपेक्स है ये फॉरवर्ड टाइप की इंटीग्रेशन है। उसके बाद जो न्यू प्रोसेसिंग फैसिलिटी है जो अफ्रीका में है, ये है बैकवर्ड इंटीग्रेशन टाइप का जो इंडस्ट्री है, मतलब फैसिलिटी है, ये उन्होंने इंस्टॉल किया है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी इन सारे इतना जो कैपेक्स किया है उसको वो कितना एग्जीक्यूट कर पाता है और कितना रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का यही कहना है कि जो डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, उस डिमांड को कैटर करने के लिए ही हमने ये इतना ज़्यादा कैपेक्स किया है। तो अभी हमें कंटिन्यूअसली क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी का डिमांड आगे चल के कैसे रहता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी के कस्टमर्स कौन से हैं। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो कोको बटर इक्विवेलेंस है, ये बहुत ही मतलब अलग-अलग इंडस्ट्री में इसका यूजेस होता है। जैसे कि चॉकलेट कंपनी हुआ, एफएमसीजी कंपनी हुआ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने सारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो ये कोको बटर इक्विवेलेंस यूज़ करते हैं, और इंडिया में ये इकलौती कंपनी ऐसा है जो कोको बटर इक्विवेलेंस बनाती है, जो कि लिस्टेड प्लेयर्स में अवेलेबल है। तो ये उनका एक टाइप से उनका ये मोट ही हुआ। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो जहाँ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी ग्रीन डॉट्स है, ठीक है, यहाँ से कंपनी जो अपना रॉ मटेरियल है उसको वो इंपोर्ट करती है, ठीक है, मतलब इंपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद जो भी ब्लू डॉट्स है वहाँ से वहाँ पे कंपनी का जो सब्सिडरीज उन्होंने क्रिएट करके रखा है, ठीक है। और जो भी येलो डॉट है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करता है, कनाडा हुआ, यूएसए हुआ, ओके, ठीक है, ब्राजील हुआ, ठीक है, रशिया, चाइना, मतलब सारे ओवर जो पूरा वर्ल्ड में उनका जो एक्सपोर्ट जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो कंपनी इंपोर्ट करती है ये रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो इनका जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं ये मैक्सिमम अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब इंडिया में ही उनका रॉ मटेरियल मिलता है और अफ्रीका से ये इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद कंपनी के जो सब्सिडरीज है ये है ब्राजील में है, अफ्रीका में है, उसके बाद बहुत सारी और भी जगह पे है, ठीक है। तो कंपनी का अच्छा खासा जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर द ग्लोब है। उसके बाद अभी हम कंपनी का Q3 FY26 का एंड 9 मंथ का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो सारे नंबर्स है ये मिलियंस में है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हो कि Q3 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3,625 मिलियंस रुपीस का है। हाँ, जो कि YOY बेसिस पे 73% का जंप दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंपनी का जो EBITDA है वो 982 मिलियन का है और EBITDA मार्जिन है ये 27.1 है। EBITDA में भी 78% का YOY बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो पैट है उसका नंबर है 682 मिलियन रुपीस का, और जो पैट मार्जिन है ये 18.8 है। पैट के भी नंबर में 131% का YOY बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि EBITDA मार्जिन भी बढ़ा है और पैट मार्जिन भी बढ़ा है। तो यहाँ पे कंपनी को पूछा गया कि आपका मार्जिन क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि हमने और भी ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड किया है, ठीक है। तो इसी के वजह से हमारा जो मार्जिन है ये बढ़ रहा है। इसी का जो रिफ्लेक्शन है ये आप 9 मंथ के नंबर पे भी देख सकते हो। तो अभी फिलहाल करंटली कंपनी के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो 75% है, और कंपनी का ये कहना है कि आगे चल के ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट 90 टू 95% हो जाएंगे। तो यहाँ से भी और ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। तो इसी की वजह से कंपनी का पैट मार्जिन बढ़ रहा है, EBITDA मार्जिन बढ़ रहा है। तो आगे चल के भी मार्जिन एक्सपेंशन होगा और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा।
अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं पिछले 3 से 4 फाइनेंशियल ईयर्स के। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का FY22 में जो रेवेन्यू था वो 2791 मिलियन का था। तो इस बार कंपनी का जो 9 मंथ का ही जो डेटा है वो 9754 मिलियन तक पहुँच गया है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। सेम नंबर जो है ये इबिटा में भी दिख रहा है और इबिटा मार्जिन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है यहाँ पे। और अगर कंपनी का पैट देखे, ठीक है, तो ये है 1737 मिलियन रुपीस का, जो कि 9 मंथ में है FY26 में। और कंपनी का FY22 में जो पैट मार्जिन था ये 8.7% थे। तो ये डबल से भी ज्यादा मार्जिन कंपनी का बढ़ चुका है यहाँ पे। और इसी का इफेक्ट आपको अर्निंग पर शेयर में भी दिखाई देगा, जो कि है 29 हो चुका है 9 मंथ में। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है कंपनी के आरओई का है। हाँ, H1 FY26 में जो कंपनी का आरओई है वो 36% का है। और अगर आप इसे कंपेयर करें FY22 से, तो वो ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना आरओई कंपनी का बढ़ चुका है। तो यहाँ पे कंपनी अगर अच्छा रेवेन्यू दिखाएगी, अच्छा पैट दिखाएगी, तो अल्टीमेटली ईपीएस बढ़ेगा, आरओई बढ़ेगा। और आरओई बढ़ना मतलब एक कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। उसके बाद आप आरओसी का भी नंबर देख सकते हो, तो वो 49.9% है। उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है। और जो भी कंपनी का जो डेप्ट है वो भी कम हो गया है अभी फिलहाल H1 FY26 में। ठीक है? तो ये जो सारे पैरामीटर्स है ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है? अभी हम नेक्स्ट कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि है ग्रोथ, वो देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी Q3 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 363 करोड़ का है, जो कि वाई बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पे 73% का जंप दिखाया है। और अगर आप पिछले 4 से 5 क्वार्टर का अगर कंपनी का ग्रोथ नंबर देखे, तो वो ऐसा ही है। मतलब कंपनी Q3 FY25 में कंपनी का जो ग्रोथ है वो 100+% है, उसके बाद 80%, उसके बाद 117%, उसके बाद पिछले क्वार्टर में 65%, इस क्वार्टर में 73%। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो ग्रोथ है ये स्टेबल है और कंटिन्यूअसली कंपनी 60 to 70% से ज्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है? और यही नंबर हमें पैट का जो नंबर है वो और भी बढ़िया नजर आ रहा है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो पैट है ये 68 करोड़ का है। ठीक है? और पैट में 131% का ग्रोथ नजर आ रहा है। तो अगर हम पिछले क्वार्टर्स का अगर पैट का अगर ग्रोथ का नंबर देखें, तो वो 297%, 283, 238%, 274%, 105%। तो यहाँ पे तो कंपनी 100+% से ग्रो कर रहा है पैट में। ठीक है? कंटिन्यूसली वाई बेसिस पे। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी को बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या? कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट है उसमें बहुत ही अच्छा कंपनी अपना कंट्रोल ला रही है। ठीक है? उसके वजह से कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है। कंपनी अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड कर रही है, इसके लिए कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है। उसके बाद कंपनी का पैट नंबर है वो बढ़ रहा है। अल्टीमेटली कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, आरओई बढ़ेगा और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर कंपनी आगे चल के अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड करती रही, तो कंपनी को यहाँ से भी और भी ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। और कंपनी ये भी बोल रही है कि जो भी हमें डिमांड आ रहा है ग्लोबली, ठीक है, उसे कैटर करने के लिए ही हमने और भी ज्यादा कैपेक्स किया है। अभी हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी का ये जो ग्रोथ का नंबर है अभी इतना बढ़िया लग रहा है, वो आगे चल के कितना सस्टेन होता है और नहीं। अभी हमें एक बार कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो जैसे कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसका जो मार्केट कैप है ये 7,583 करोड़ का है। और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1,272 रुपीज पे चल रहा है। और कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 35 है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने कंपनी का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट किया, ठीक है, तो वो आता है इन बिटवीन 20 to 25। तो यहाँ पे कंपनी 40 मतलब 50+% से ग्रो कर रहा है और कंपनी का फॉरवर्ड पी 25 है। तो मुझे तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड ही लगता है और फेयरली वैल्यू, यू कैन से फेयरली वैल्यूड। ठीक है? ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है। ठीक है? हम तो बस कंपनी का वैल्यूएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और ये मेरा एस्टिमेट है। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में अपना जो गाइडेंस है ये 2 बार अपवर्ड साइड में बढ़ा दिया है। पहले कंपनी का ये कहना था कि ये वाई बेसिस पे 36% से ग्रो करेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और कंपनी का ये कहना है कि वो 1050 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा FY26 में। उसके बाद
Q1 के बाद कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है ये बढ़ा दिया, और उसके बाद कंपनी बोला कि हम 50% से रेवेन्यू ग्रो करेंगे। उसके बाद कंपनी ने और भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, और Q3 में फाइनली कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है ये और भी बढ़ाया, और अभी कंपनी का ये कहना है कि हम पूरे FY26 में हमारा जो रेवेन्यू है वो 1300 करोड़ का रहेगा, जो कि 70% बन के आता है YoY बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करें तो। और ये जो Q1 Q2 Q3 और Q4 है, ये मैंने कैलकुलेट किया है, मेरा एस्टिमेट को कौन से क्वार्टर में कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी कंपनी। तो Q1 में मेरा जो एस्टिमेट था वो 181 करोड़ का था, उससे कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। उसके बाद Q2 में मेरा एस्टिमेट था 266 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आना चाहिए, उसको भी कंपनी ने बीट किया, और कंपनी का Q2 का रेवेन्यू आया 323 करोड़। उसके बाद Q3 में मेरा जो एस्टिमेट था ये 285 करोड़ आना चाहिए, उसको भी बीट किया, और कंपनी का जो रेवेन्यू आया वो 363 करोड़ का आया। अभी Q4 में मेरा जो एस्टिमेट है ये 324 करोड़ का आना चाहिए। अभी हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी Q4 में कितना एस्टिमेट मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, और कंपनी का एस्टिमेटेड जो गाइडेंस है उसको वो अचीव करते हैं या नहीं अचीव करते हैं। इन सारे बेसिस पे मैंने पेग रेशियो कैलकुलेट किया है, जो कि 1 से नीचे ही आता है, जो कि है 0.80। अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये कंपनी आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है, और अपना जो ग्रोथ का जो गाइडेंस है उसे वो मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का स्टॉक प्राइस मोमेंटम देख लेते हैं पिछले 1 साल का। तो अभी आपको तो पता है कि ये FY26 पूरा बेयर मार्केट चल रहा है यहाँ पे। हाँ, मतलब अक्टूबर 24 से जो कंपनियों के शेयर प्राइस गिरने लगे, वो अभी तक उसी जगह पे है, और कोई कंपनियां तो 40% 50% गिर गई है। तो मनोरमा का जो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस है ये अपवर्ड है 30%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है, जो जिस कंपनी में भी ग्रोथ है ये कंपनी बेयर मार्केट में सर्वाइव कर लेगा। ये कोई ज्यादा रिटर्न नहीं बना के देगा, पर ये सर्वाइव कर लेगा, और बुल मार्केट जब आएगा तब वो छप्पड़ फाड़ के रिटर्न देगा। हाँ, मतलब अगर हम पिछले साल पिछला बुल मार्केट देखे 23 से लेके सम 24 के मिड तक, ठीक है, तो वहां पे कुछ कंपनियां 500% बढ़ गई, मतलब 3x 4x कुछ भी वैल्यूएशन हो जाता है। पर बियर मार्केट में जो कंपनी सर्वाइव कर जाती है, जो कंपनी ग्रोथ दिखाती है, वही बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है। ठीक है, तो ये भी कंपनी देखो, अभी आप अगर दूसरे कंपनी देखो जिसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं है, ठीक है, वो कंपनी ऊपर से 30% डाउन होगा, 40%, कोई तो 60% डाउन है, ठीक है, पर ये कंपनी अपवर्ड 1 साल में कंपनी ने 30% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा ही ग्रोथ का परफॉर्मेंस दिखाती रही, ऐसा ही अच्छे नंबर लाती रही, तो यहाँ से कंपनी बुल मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसे बना के देगी अपने शेयर होल्डर को। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। हम यहाँ पे बस कंपनी का नेचर डिस्कस कर रहे हैं, शेयर मार्केट का नेचर डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ कंपनियां कैसे परफॉर्म करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।